18 अप्रैल 1942 की दोपहर जापान की राजधानी टोक्यो में मौसम सुहावना था। सूरज चमक रहा था, हल्की हवा चल रही थी। रेडियो पर हल्का फुल्का संगीत बज रहा था। लोग सड़कों पर टहल रहे थे। हर गली कूचे में शांति थी। जापानियों के लिए ये एक आम बसंत का दिन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आसमान से खतरा आ चुका है। एक भयानक गर्जना ने शहर की शांति को चीर डाला। लोगों ने सिर उठाकर देखा कि कुछ अजनबी विमान उनके ऊपर से उड़ रहे हैं। वे जापानी विमान नहीं थे, बल्कि अमेरिका के B-25 बॉम्बर थे। तुरंत ही बम बरसने लगे। धमाकों की आवाज ने आसमान को हिला दिया और टोक्यो खाड़ी के चारों ओर आग, धुआं और चीखें उठने लगी। सायरन बहुत देर से बजा। सेना की प्रतिक्रिया बेहद धीमी थी। अमेरिकी विमान ज्यादा देर रुके बिना बमबारी पूरी करके सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ गए और चीन के झेजियांग प्रांत में उतर गए। ये इतिहास में पहली बार था जब जापानी मुख्य भूमि पर हमला हुआ। इस हमले ने जापानी सेना और नागरिकों की मानसिक स्थिति को झकझोर दिया। इसने टोक्यो में पहली बार युद्ध की आग दिखाई और यही हमला बाद में मिडवे की लड़ाई का कारण बना। ये था प्रसिद्ध डूलिटल रेड। पीछे की कहानी, अमेरिका की बौखलाहट और योजना की शुरुआत। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था, लेकिन शुरुआती स्थिति अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी। 1941 के दिसंबर से 1942 के बसंत तक जापान ने मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, गुआम, वेक द्वीप और फिलीपींस जैसे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सेनाएं बुरी तरह पीछे हट रही थीं। जनरल मैकार्थर को ऑस्ट्रेलिया भागना पड़ा और उन्होंने वहीं अपनी प्रसिद्ध बात कही, मैं वापस आऊंगा। पर्ल हार्बर पर हमले से अमेरिकी जनता का आत्मविश्वास डगमगा गया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सैन्य नेतृत्व को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक प्रतीकात्मक जीत की जरूरत है। ऐसी जीत जो अमेरिकी जनता को प्रेरणा दे, उन्हें दिखाए कि जापान भी असुरक्षित है। असंभव सा लगने वाला मिशन, लेकिन असली समस्या ये थी कि अमेरिका के पास जापान तक पहुंचने के लिए कोई एयरबेस नहीं था। पैसिफिक क्षेत्र बहुत विशाल है। B-25 जैसे बमबरसक लंबी दूरी तो तय कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जमीन पर रनवे चाहिए होता है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ छोटे फाइटर जेट्स ही उड़ान भर सकते थे। इसी दौरान एक पागलपन भरा लेकिन क्रांतिकारी विचार सामने आया। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर से B-25 जैसे बड़े बमबरसक को उड़ाया जा सकता है? सामान्यतः ये नामुमकिन था, लेकिन एक व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार किया, जेम्स डूलिटल। उस समय वायुसेना में कर्नल थे। डूलिटल ने प्रस्ताव दिया कि B-25 को हल्का करके, कुछ हिस्से हटाकर, अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाकर और उड़ान दूरी कम करके कैरियर से उड़ाया जाए। उसके बाद टोक्यो समेत जापानी शहरों पर बमबारी कर चीन में उतरा जाए। ये एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन अगर सफल होती तो ये दुश्मन को मानसिक झटका देती। गुप्त तैयारी और मिशन का आगाज। डूलिटल ने स्वयं 80 अनुभवी पायलटों को चुना। उन्हें बेहद गुप्त रूप से प्रशिक्षण दिया गया। कैरियर जैसी छोटी रनवे से उड़ान भरने की ट्रेनिंग, कम ऊंचाई पर उड़ान, आपातकालीन लैंडिंग और चीन के भौगोलिक नक्शे का अध्ययन। B-25 बमबरसक को खास तौर पर संशोधित किया गया। पीछे और नीचे की बंदूकें हटाई गई, नकली बंदूकें लगाए गए ताकि दुश्मन भ्रमित हों, अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगे, 4 गुणे 500 पाउंड बम लोड किए गए। 2 अप्रैल 1942 को USS हॉर्नेट नामक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 16 B-25 विमान लादे गए और जापान की ओर रवाना हुए। USS एंटरप्राइज नामक एक और कैरियर साथ था जो सुरक्षा में मदद कर रहा था। 18 अप्रैल की सुबह जब जापान से 1200 किलोमीटर दूर अमेरिकी फ्लीट जापानी निगरानी नौका से टकराई और वो नौका भले ही डुबा दी गई, पर वो खतरे का सिग्नल भेज चुकी थी। अब फैसला लेना था, मिशन रद्द या जल्दी शुरू। डूलिटल ने चुना, अभी उड़ना है। हमला। टोक्यो में तबाही की शुरुआत। सुबह 8:20 पर डूलिटल के नेतृत्व में पहला B-25 कैरियर से उड़ा। उसके बाद अन्य 15 भी उठे। ये इतिहास में पहली बार था जब मिड साइज बॉम्बर ने किसी कैरियर से उड़ान भरी। टोक्यो समेत नागोया, कोबे और योकोहामा जैसे शहरों में बमबारी की गई। इंडस्ट्रियल जोन, तेल डिपो, फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन आदि लक्ष्य बने। बमबारी करीब 15 मिनट चली। जापानी सायरन देर से बजा। कोई विमान नहीं गिरा। सभी 16 उड़ान भरने में सफल रहे। मानसिक असर भारी था। ये जापान की धरती पर हुआ पहला हमला था। सम्राट को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। पूरे जापान में भय और स्तब्धता फैल गई। मिशन के बाद की कठिन वापसी।
लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वो पायलट सुरक्षित वापस आ सकेंगे। जापानी नौका के कारण विमान पहले ही 400 किलोमीटर ज्यादा उड़ चुके थे। अधिकांश विमान चीन के झेजियांग और जियांगशी क्षेत्र में उतरने लगे। कुछ गिरे, कुछ पायलट घायल हुए। एक विमान रूस में व्लादिवोस्टॉक में उतरा, जहां उसके पायलटों को हिरासत में ले लिया गया। 75 पायलटों में से 64 सुरक्षित बचकर वापस अमेरिका पहुंचे। कुछ ने चीन में रहकर फ्लाइंग टाइगर स्क्वाड में शामिल होकर जापान से लड़ाई जारी रखी। जापानी जवाब, चीन पर कहर। जापान को यह हमला अपमानजनक लगा। बदले में उन्होंने झेजियांग जियांगशी अभियान शुरू किया। 1 लाख जापानी सैनिकों ने इन क्षेत्रों में 250 गांव जलाए। 2.5 लाख चीनी नागरिकों को मारा। 1000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अमेरिकी पायलटों को शरण दी थी। निष्कर्ष, डूलिटल हमले का प्रभाव। डूलिटल रेड एक छोटा लेकिन अत्यधिक प्रतीकात्मक हमला था। अमेरिका की जनता को आत्मविश्वास मिला। जापान की अजेयता की भावना को झटका लगा। जापानी सैन्य योजनाओं में परिवर्तन हुआ। इसका सीधा असर मिडवे की लड़ाई पर पड़ा, जहां जापान को करारी हार मिली। ये हमला भले ही सैन्य दृष्टि से सीमित था, लेकिन रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपार थे। ये साबित हो गया कि जापान सुरक्षित नहीं है।